नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। बागोड़ा कॉलेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है तहे दिल से, और उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना महामारी में आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने अपने तरीके से अपनी स्टडी है वो यथावत जारी रखे होंगे। साथियों, कल हमने दिन के दौरान पढ़ा था कोठारी आयोग के बारे में, चर्चा की थी काफ़ी कुछ, उसके विशेषताएं, लक्षण, अलग अलग प्रशासन के बारे में, वित्त के बारे में, योजना के बारे में, संरचना के बारे में अध्ययन किया। कल हमने एक टॉपिक थोड़ा छेड़ा था लेकिन पूरा नहीं पढ़ा था, वो था कोठारी आयोग के जो उन्होंने सुझाव दिए। कोठारी आयोग का गठन किया, फिर उन्होंने सुझाव दिए। उन सुझाव में उन्होंने शिक्षा कुछ उद्देश्य लक्ष्य रखे थे, और जो लक्ष्य जो सामूहिक रूप से 5 लक्ष्य रखे गए, लेकिन लक्ष्य ज़्यादा थे लेकिन उनको 5 लक्ष्य बनाए गए, जिसको बोलते हैं पंचमुखी कार्यक्रम भी बोलते हैं, पंचमुखी लक्ष्य, पंचमुखी उद्देश्य या पंचमुखी, ज़्यादातर इसको बोलते हैं पंचमुखी कार्यक्रम बोलते हैं कि 5, जिसको एक ढंग से व्यवस्थित ढंग से उनको 5 भागों में विभाजित किया, इसको बोलते हैं पंचमुखी लक्षण बोलते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और इस कोठारी आयोग को आज समाप्त कर देंगे। सरकार ने जब आयोग बनाया, आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी, सरकार ने उसको अपनी ध्यान में लिया, तो सब हो गया। लेकिन अब इसमें जो कोठारी आयोग थे उन्होंने 5 सरकार के सामने उद्देश्य रखे, जिसको बोलते हैं पंचमुखी कार्यक्रम। और उस पंचमुखी कार्यक्रम का जो पहला उद्देश्य था वो था शिक्षा द्वारा उत्पादकता। मतलब जो शिक्षा हम दे रहे हैं बच्चों को, स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा हो या फिर विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, उस शिक्षा को उत्पादकता होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ BA कर ली, MA कर ली और कुछ उत्पादकता है ही नहीं उसके बच्चे के पास, या वो किसी अन्य कार्य के लिए योग्य नहीं है, उसको बोलते हैं शिक्षा संबंधी उत्पादकता को जोड़ना। तो उन्होंने शिक्षा का संबंध है वो उत्पादकता से जोड़ने का प्रयास किया कि भाई शिक्षा वो उत्पादक या उत्पादन करने वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने विज्ञान विषय को वो स्कूली शिक्षा का अंग बनाया। पहले विज्ञान विषय को अलग से पढ़ना पड़ता था, या तो अब उन्होंने क्या किया, विज्ञान विषय को शुरू से ही, जैसे आप 5वीं में 6वीं में विज्ञान विषय पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, तो जो विज्ञान विषय उन्होंने क्या किया, स्कूली शिक्षा के अंदर जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने कार्य अनुभव को भी जोड़ा कि शिक्षा के साथ साथ कार्य अनुभव, बच्चों को कुछ कार्य अनुभव भी किए जाएंगे, बच्चे कार्य अनुभव से सीखें। तो उन्होंने कार्य अनुभव और विज्ञान विषय को जोड़ा, जिसके कारण क्या है, शिक्षा वो उद्देश्य, शिक्षा का जो उद्देश्य वो उत्पादकता वो प्राप्त की जा सके, और जिससे क्या होगा कि माध्यमिक शिक्षा तक व्यवसायीकरण होना चाहिए। मतलब जो व्यवसायीकरण के मतलब वोकेशनल कोर्स जिसको बोलते हैं, कि जो शिक्षा इस तरह की वोकेशनल होनी चाहिए या व्यवसायीकरण, जिसके लड़के हैं वो, जैसे बच्चे वो 10वीं बाद ITI कर दें, पॉलिटेक्निक कर दें, इंजीनियर कर दिए, जिससे उसको बोलते हैं व्यवसायीकरण, तो बच्चे कुछ व्यवसायीकरण कर दें। तो ये पहला उद्देश्य था शिक्षा को उत्पादकता बनाना। दूसरा उद्देश्य था शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का या उसको कहें सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण, शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण करना। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा ऐसी व्यवस्था करना जिसमें सामाजिक चेतना का विकास हो, एकता को सबल बनाया जा सके, लोक शिक्षा प्रणाली है उसको समान रूप से सब जगह, सब वर्गों के लिए, सब जाति, धर्म, वर्ग, सब के लिए समान रूप से पहुंचा दी जाए। और राष्ट्रीय लक्ष्य तो उस अपनाए कि देश के अंदर शिक्षा को इस तरह से बनाया जाए इसके अंदर देश के अंदर सामाजिक रूप से या राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सके शिक्षा के द्वारा ही। तो उन्होंने एक उद्देश्य रखा राष्ट्रीय एकता का। तीसरा उन्होंने रखा भाषाई नीति। भाषाई नीति रखा उन्होंने, तो जो तीसरा उद्देश्य था वो
भाषा नीति बनाई गई, शिक्षा को लेकर भाषा नीति बनाई गई। उन्होंने पहली बार किसी ने भाषा के संदर्भ में इतना गहराई से सोचना प्रारंभ किया। वे अंग्रेजों के ज़माने हुआ था ऐसा, लेकिन आज़ाद भारत में सबसे पहले भाषा को लेकर चर्चा हुई, अनुसंधान विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में अलग अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा वो हमेशा मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चों की जो मातृभाषा है वो सफल सही ढंग से, जिसके कारण क्या है कि मातृभाषा में अगर बच्चे सही ढंग से समझ पाएंगे। और माध्यमिक शिक्षा वो प्रादेशिक भाषा में हो, प्रादेशिक भाषा जैसे गुजराती होगी, राजस्थानी होगी, पंजाबी, जो प्रादेशिक भाषा हो। और हिंदी को भी कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर लागू करना, जिसके हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके। और इंग्लिश का संपर्क भाषा का रूप इस्तेमाल करना, जैसे हमारे जो विज्ञान विषय हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय हैं, विज्ञान विषय या मेडिकल साइंस के विषय या टेक्नोलॉजी, ये विषय है वो हिंदी में या हिंदी मीडियम में हो या प्रांतीय जितने मीडियम माध्यम है उनमें सफल नहीं हो पाते, तो उसको अवश्य कि इंग्लिश मीडियम में हो। तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम की भी बात रखी। तो एक उन्होंने भाषा को लेकर भी एक अपनी नीति वो स्पष्ट की। दूसरा था, चौथा था वो राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करना। जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय चेतना का से देश की, हमारे वतन मुल्क की भाषा है, संस्कृति है, भाषा, साहित्य, सिनेमा, संस्कृति, धरोहर, ये सब इसको एक नई चेतना का नव चेतना का विकास करना, लोग उसके प्रति उत्साहित हो, उसको समझें, उसके लोग अपना सरोकार रखें। उसको चौथा था वो भारतीय राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करना। मतलब इस तरह से सिलेबस को, शिक्षण सामग्री को या जो पाठ्य सामग्री है उसको इस तरह से पुनर्गठित करना है या गठन करना है, जिसके या निर्माण करना है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना के प्रति, भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति, इतिहास के प्रति, धरोहर के प्रति, दर्शन के प्रति यह हो, लोग जागरूक हुए, उसको समझे, उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सके, उनके जीवन में अपने वो प्रयोग कर सके। तो उन्होंने चौथा वो राष्ट्रीय चेतना से लिया। पांचवा उन्होंने जो उद्देश्य रखा वो शिक्षा का आधुनिकीकरण। किसी भी व्यवस्था में, किसी भी प्रक्रिया के अंदर आधुनिकीकरण या मॉडिफिकेशन या उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो वो क्या जड़ बन जाएगी, वो एक खुद व्यवस्था खुद समस्या का रूप धारण कर देगी। इस कारण उनमें गत्यात्मक डायनोमिक्स होना जरूरी है, आधुनिक होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो व्यवस्था खुद समस्या बन जाएगी। तो उन्होंने आधुनिकता भी एक पहलू रखा कि देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था उसको भी समय के साथ साथ आधुनिक विषयों को समाहित करना, आधुनिक शोध जो अनुसंधान हो रहे हैं उनको, जो नवाचार हो रहे हैं उनको सम्मिलित करना, नए नए आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं उनको सम्मिलित करना, नए नए जो अध्ययन की शिक्षण विधियाँ आ रही हैं उनको लागू करना। तो जो नया जो शिक्षा के संदर्भ में नई तकनीक आ रही है तो नई तकनीक का प्रयोग करना, नई पाठ्य सामग्री आ रही तो नई पाठ्य सामग्री, आंकड़े, डाटा, सूचना प्रौद्योगिकी से सहायता लेना, शिक्षण सामग्री सहायता लेना, जितने भी नए तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं उन सबको शिक्षा के संदर्भ में प्रयोग करना। तो ये भी एक पांचवा लक्ष्य रखा है, शिक्षा को आधुनिक बनाना, जितना आधुनिक हो सके इतना बनाना। हमारे देश में नए शोध नहीं है, जो विदेशों में नए शोध रहे उनको उन पर शोध, उनसे चर्चा करके उनको विषय को लेना, ये सब परिवर्तन देखे गए। छठा उन्होंने देखा सामाजिक और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य। ये जो पंचमुखी कार्यक्रम था उनमें एक छठा जो वो था, उन्होंने देखा कि जो देश की सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करना, जो शिक्षा के द्वारा देश में सामाजिक, लोग भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक हो, लोग जाति धर्म देख के मतदान न करें, ईमानदार व्यक्ति देख कर मतदान करें, लोग तटस्थ होकर अपने मतभेदों से, जाति धर्म राजनीति से अब देश में योगदान बढ़े, जागरूकता बढ़े, सतर्कता बढ़े, लोगों के जो पूर्वाग्रह हैं, जो पूर्व धारणाएँ हैं, लोग शिक्षित बने, किसी को अंधा अनुसरण न करें या अंध राष्ट्रवाद न हो, अंध भक्ति न हो, ये सब जितने भी हो देश के अंदर, जो लोग सही शुद्धता हो, एक दूसरे के लोगों का विचारों का सम्मान करें, उनकी मान्यता को सम्मान करें, मानवीय मूल्यों का विकास हो, संवेदना का विकास हो, ये सब क्या है, इनका विकास करना है। सत्यता, सत्यनिष्ठता, अपनी जिम्मेदारी निभाना, ये सब कर्तव्य निष्ठा, ये जो जितने भी हैं इनको विकास करना, ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य रखा गया।
तो ये पंचमुखी कार्यक्रम था। अब है कि जब कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो शिक्षा इनकी जो सिफारिश है इनका क्या क्रियान्वयन किया गया या कितनों को लागू किया गया। तो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो 1968 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई, सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी घोषित की। उसके अंदर इन्होंने पॉलिसी के अंदर बहुत सारे प्रस्तावों को जो हूबहू मान लिया गया, उनको जैसा था वैसे उनको मान लिया, कुछ सुझावों को संशोधन करके मान लिया गया। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को 10 + 2 + 3 मतलब 10वीं तक माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च माध्यमिक, फिर कॉलेज तक शिक्षा को मार दिया। 10वीं तक स्कूली शिक्षा होगा, फिर इंटर कॉलेज होगा, फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा। इन्होंने शिक्षा को इस तरह बांट दिया। फिर उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया। जो शिक्षा थी उसका उच्च माध्यमिक शिक्षा मतलब 10 इंटरमीडिएट की 10 के बाद जो शिक्षा उसको व्यवसायीकरण किया। उसमें अलग अलग प्रोफेशनल का अंदाज किया, उसमें शुरू की वोकेशनल कोर्स में लोग ऐसा शुरू किया कि लोग खाली स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर उसका अपना काम कर सके, जैसे कोई पॉलिटिक इंजीनियर बन सके, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बन सके, कोई मेडिकल लैब बॉय बन सके। इतने जितने भी कोर्स हैं वो उन्होंने प्रारंभ किए। उन्होंने कोर्सों को 2 स्तर निर्धारित किए, एक सरल लेवल जो सामान्य बच्चे पढ़ सके, दूसरा है वो सरल, दूसरा जो अलग अलग उन्नत या सरल के या उन्नत के। एक तो साधारण बच्चे जो साधारण बुद्धि के साधारण कोर्स करें, नहीं तो उन्नत के जो है विज्ञान या साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधी भी रह सके। चौथी बात उन्होंने जो 5वीं बात उन्होंने की कि जो शिक्षक हैं चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो उनका वेतन है वो संशोधित किया। उनका अच्छा वेतन रखा जाए। जो क्या लोग हैं वो अच्छा वेतन प्राप्त करेंगे तो अपना कर्तव्य भी अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य कामों के प्रति लगे रहेंगे, अच्छे ढंग से काम भी कर पाएंगे। तो ये इन्होंने संशोधित वेतनमान लागू करने का भी इन्होंने सुझाव दिया और सिफारिश मानी भी गई। उन्होंने पुस्तक बैंक, लाइब्रेरी टाइप पुस्तक बैंक बनाने की भी सिफारिश मानी गई। और उन्होंने एजुकेशन कॉम्प्लेक्स या स्कूल संकुल बनाए गए। स्कूली संकुल जैसे मान लीजिए इस तरह का एक स्कूल बनाए जिसके अंदर साइंस हो, आर्ट्स हो, पॉलिटेक्निक हो, अच्छे लैब हो, इसको तो बोलते हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया। उन्होंने स्कूल कॉम्प्लेक्स या कहीं जैसे एक गांव के अंदर एक शहर के अंदर स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो बच्चे वो एक जगह पढ़ सके, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग विद्यार्थी उसको पढ़ सके, उसको बोलते हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स या एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, शिक्षा संकुल बोलते हैं। उन्होंने शिक्षा संकुल को भी स्थापना की जिसके कारण गरीब बच्चे हैं या पुस्तक बैंक से द्वारा गरीब बच्चे पुस्तक को पढ़ सके। तो इस तरह इन्होंने कोठारी आयोग की सिफारिश सरकार ने मानी। कुछ कमियां थी उसको, तो इन्होंने जो कोठारी आयोग थे शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण मौलिक योगदान निभाया, बड़े महत्वपूर्ण थे। नवीन विचार थे, नवीन शोधों या जो अनुसंधान थे उस पर आधारित थे, नवीन आंकड़ों के द्वारा प्राप्त किए। सरकार ने कुछ लागू किए, कुछ जो संशोधन करके लागू किए। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण आज़ाद भारत में महत्वपूर्ण कार्य था कि इन्होंने ऐसा करने का प्रयास का जो आगे के आने वाली जो भावी पीढ़ी है या जो शिक्षा है वो देश का विकास है उसको ध्यान में रख के किया गया। तो ये हमारा था कोठारी आयोग, और इस पर मैं 2 वीडियो लेक्चर के द्वारा चर्चा की। लेकिन अगले हम लेक्चर में 1986 की शिक्षा नीति उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।